become death, the destroyer of worlds. ये वर्ड्स थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जब उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल होते देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये लाइन एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ भगवद गीता से ली थी? क्या ओपनहाइमर जानते थे कि वो एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका जिक्र हजारों साल पहले ही महाभारत में हो चुका था? क्या ब्रह्मास्त्र एंशिएंट इंडिया का न्यूक्लियर बॉम्ब था? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और स्वागत है आपका माइंड मैट्रिक्स पर, वो जगह है जहां हम हिस्ट्री, साइंस और मिस्ट्री के सबसे बड़े सवालों को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक इतना माइंड बेंडिंग है कि आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। हम सब ने महाभारत और रामायण की कहानियां सुनी है, दिव्य अस्त्रास, देवताओं के दिए हुए शक्तिशाली हथियार, लेकिन क्या वो सिर्फ कहानियां थी या उनमें छिपा है कि एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का राज? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज की मॉडर्न साइंस को भी टक्कर दे सकती है? चलिए इस मिस्ट्री की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। पार्ट 1, द ब्रह्मास्त्र, डिकोडिंग द अल्टीमेट वेपन। तो सबसे पहले आखिर ये ब्रह्मास्त्र था क्या? महाभारत के डिस्क्रिप्शंस के अनुसार ब्रह्मास्त्र को द वेपन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता था। इसे सिर्फ एक मंत्र पढ़कर एक्टिवेट किया जाता था, लेकिन इसका रिजल्ट आम तीर या तलवार जैसा नहीं था। महाभारत के द्रोण पर्व में अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है तो वेदव्यास लिखते हैं, एक आग का गोला उठा जिसमें हजारों सूरज की चमक थी। उसकी गर्मी से धरती कांप उठी, हाथी जलकर राख हो गए, नदियां सूख गई। रुकिए, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एन इमेंस फायरबॉल ब्राइटर देन 1000 सन्स। बिल्कुल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के फायरबॉल जैसा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में टेम्परेचर मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हजारों सूरज की रोशनी, साउंड्स फेमिलियर। पॉइंट नंबर 2, वोइलेंट विंड्स एंड ट्रेम्बलिंग अर्थ। न्यूक्लियर ब्लास्ट से ऐसी पावरफुल शॉकवेव्स निकलती है जो बिल्डिंग्स तक को गिरा सकती है और अर्थक्वेक जैसा झटका पैदा कर सकती है। महाभारत में लिखा है कि पेड़ ऐसे उखड़ गए जैसे तूफान में तिनके। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, पॉइंट नंबर 3, द आफ्टर इफेक्ट। ग्रंथ कहते हैं जिस जगह ब्रह्मास्त्र गिरता था वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती थी। अगले 12 साल तक वहाँ कोई फसल नहीं उगती थी, बारिश नहीं होती थी। वहाँ रहने वाले पुरुष और महिलाएं नपुंसक हो जाते थे। दे कुडंट हैव चिल्ड्रन। दोस्तों, ये रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बाद जो फॉल आउट होता है वो ज़मीन को जहरीला बना देता है। सालों तक कुछ नहीं उगता और रेडिएशन आने वाली जनरेशन्स तक जेनेटिक डिफेक्ट्स और इनफर्टिलिटी पैदा करता है। आपको क्या लगता है इतना डिटेल्ड और साइंटिफिकली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हजारों साल पहले सिर्फ एक कल्पना, एक पोइटिक एग्जैगरेशन हो सकता है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? नीचे कमेंट्स में बताइए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अस्त्र सबको नहीं मिलता था। इसके लिए कठोर तपस्या और डिसिप्लिन चाहिए था और इसे चलाने का कंट्रोल भी था। अर्जुन जानता था कि इसे वापस कैसे बुलाना है, लेकिन अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था। इसलिए जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो तबाही को रोक नहीं पाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। पार्ट 2, द पशुपटस्त्र, द गॉड टियर वेपन। अगर आपको लगा कि ब्रह्मास्त्र सबसे पावरफुल था तो आप गलत है। पिक्चर में एंट्री होती है पशुपटस्त्र की। ये अस्त्र भगवान शिव का पर्सनल वेपन था। इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्रिएशन माना जाता है। जबकि ब्रह्मास्त्र एक सिटी या एक आर्मी को ख़त्म कर सकता है, पशुपटस्त्र में पूरे ब्रह्मांड को, यहाँ तक कि देवताओं को भी नष्ट करने की शक्ति है। महाभारत में अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या करके ये अस्त्र हासिल किया था, लेकिन शिव ने उन्हें चेतावनी दी थी, हे अर्जुन, इस अस्त्र का प्रयोग किसी मामूली योद्धा पर मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये पूरे संसार को जलाकर राख कर देगा। सो हाउ डिड इट वर्क? ब्रह्मास्त्र की तरह ये आग का गोला नहीं था। डिस्क्रिप्शंस कहते हैं पशुपटस्त्र को मन की शक्ति से या आंखों से या धनुष से किसी भी तरीके से लॉन्च किया जा सकता था। और यहाँ आता है सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट, ये अस्त्र अपना टारगेट के हिसाब से रूप बदल सकता था। ये कई अजीबोगरीब जीवों का रूप ले सकता था जिनके हजारों सर, हजारों हाथ होते थे।
ये एक प्रोग्रामेबल शेप शिफ्टिंग वेपन जैसा साउंड करता है, जैसे एक एडवांस्ड AI ड्राइवन मिसाइल सिस्टम जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बदल ले। सोचो, इस अस्त्र की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज़्यादा थी कि अर्जुन ने इसे पूरे महाभारत युद्ध में कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इट वॉज अ वेपन ऑफ लास्ट रिजोर्ट, एक अल्टीमेट डेटरेंट, बिल्कुल आज के न्यूक्लियर डेटरेंट की तरह। देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है पर वो उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि सबको पता है इसका अंजाम होगा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सब कुछ खत्म। ओके, डिस्क्रिप्शंस तो बिल्कुल शॉकिंग है, पर आखिर सबूत कहाँ है? वेयर इज़ द प्रूफ? अगर इतने बड़े न्यूक्लियर वॉर्स हुए थे तो उनके निशान भी तो होने चाहिए ना। चलिए वापस ओपनहाइमर पर चलते हैं। उन्हें संस्कृत आती थी और उन्होंने हमारे ग्रंथों को डीपली स्टडी किया था। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या उनका एटॉमिक टेस्ट हिस्ट्री का सबसे पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट था। उनका जवाब था यस, इन मॉडर्न टाइम्स। उनके इस जवाब ने एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू कर दी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एविडेंस पर। मोहनजोदारो की खुदाई में कुछ स्केलेटन्स मिली थी जो सड़कों पर इधर उधर पड़ी थी, जैसे उन्हें किसी अचानक आई आपदा ने मार दिया हो। और इन स्केलेटन्स में नॉर्मल से 50 गुना ज़्यादा रेडिएशन पाया गया। रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर गर्बोव्स्की ने अपनी बुक रिडल्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा। इतना ही नहीं, मोहनजोदारो में ऐसी जगहें मिली है जहां मिट्टी और पत्थर पिघलकर कांच जैसे बन गए हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं विट्रीफिकेशन। विट्रीफिकेशन तभी होता है जब किसी चीज़ को अचानक से बेहद हाई टेम्परेचर लगभग 1500 से 2000 सेल्सियस पर गर्म किया जाए। ऐसा टेम्परेचर सिर्फ एक न्यूक्लियर ब्लास्ट ही पैदा कर सकता है। बट होल्ड ऑन, यहाँ एक ट्विस्ट है। जितना एक्साइटिंग ये लगता है, मेन स्ट्रीम साइंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि मोहनजोदारो में मिले विट्रीफाइड रॉक्स असल में आम मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं जो आग में पिघलकर चमकदार हो गए हैं। और जो हाई रेडिएशन वाले स्केलेटन्स की बात है, उसके लिए आज तक कोई कॉन्क्रीट पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। इन क्लेम्स को वेरीफाई करना मुश्किल है। एक और क्लेम आता है राजस्थान के डेजर्ट से, जहां एक एरिया में हाई रेडियो एक्टिविटी पाई गई थी। कहा गया कि ये एक एंशिएंट बैटलफील्ड हो सकता है, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ने साफ कर दिया कि उस एरिया में नेचुरली रेडियो एक्टिव मिनरल्स जैसे यूरेनियम और थोरियम का डिपॉजिट है। सो द हार्ड फिजिकल एविडेंस इज डिबेटेबल। हमें कोई एंशिएंट न्यूक्लियर रिएक्टर या मिसाइल सिलो अभी तक नहीं मिला है। तो हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ हमारे पास है हमारे प्राचीन ग्रंथ, जिनके डिस्क्रिप्शंस आज की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हैरतअंगेज तरीके से मिलते जुलते हैं। एक एक डिटेल फ्रॉम द फायरबॉल टू द फॉल आउट, इट्स जस्ट टू एक्यूरेट टू बी अ कोइंसिडेंस। दूसरी तरफ हमारे पास कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस की कमी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम लैब में टेस्ट करके कह सके हाँ ये एक एंशिएंट न्यूक्लियर ब्लास्ट साइट है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पॉसिबिलिटी 1, लॉस्ट साइंस। हो सकता है कि एंशिएंट इंडिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हमसे भी ज़्यादा एडवांस थी। उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और फिर किसी महाविनाश में वो टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन दोनों ही खो गए, और जो बचा वो बस इन कहानियों और ग्रंथों में जिंदा रह गया। पॉसिबिलिटी 2, द मेटाफर थ्योरी। हो सकता है ये अस्त्राज असल में हथियार थे ही नहीं, ये शक्तिशाली मेटाफर्स या सिंबल्स थे। ब्रह्मास्त्र शायद ब्रह्म ज्ञान, अल्टीमेट नॉलेज का प्रतीक था जिसका गलत इस्तेमाल तबाही ला सकता है। पशुपटस्त्र शायद धर्म का अंतिम अस्त्र था जिसका इस्तेमाल तभी होता है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर दे। ये कहानियाँ हमें वार की कॉन्सिक्वेंसेस समझाने के लिए लिखी गई थी। पॉसिबिलिटी 3, एलियन इंटरवेंशन और टाइम ट्रैवल। ये सबसे वाइल्ड थ्योरी है, लेकिन माइंड मैट्रिक्स पर हम हर एंगल से एक्सप्लोर करते हैं। क्या पता ये टेक्नोलॉजी हमारी थी ही नहीं, शायद किसी और ग्रह से आए हुए जीवों ने या फ्यूचर से आए हुए टाइम ट्रैवलर्स ने हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान दिया हो। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। दोस्तों, सच क्या है ये शायद हम कभी ना जान पाए, लेकिन एक बात तो तय है, हमारे ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थी। वो ज्ञान, विज्ञान और अनगिनत रहस्यों का खजाना था जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में कितना कम जानते हैं। ये अस्त्रास चाहे असली टेक्नोलॉजी हो या पावरफुल मेटाफर्स, इनकी सीख आज भी उतनी ही रिलीवेंट है। ऐसी शक्ति जो विनाश ला सकती है उसे हमेशा जिम्मेदारी और विवेक से इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से आपको कौन सी ज़्यादा कन्विंसिंग लगी है? क्या आपके पास कोई चौथी थ्योरी है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही मिस्टीरियस बातों में इंटरेस्ट है तो माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक और ऐसे ही टॉपिक को। तब तक के लिए सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। मैं हूं अमित कुमार। जय हिंद।